पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने गति के वैसे सब प्रश्न जो कि 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से 35 और अगले वीडियो लेक्चर में 25 यानी कि कुल 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख लिया है। और इन क्वेश्चंस को हमने डेट वाइज लिया है। जैसे कि अगर मान लिया जाए 17/9 को पहला एग्जाम हुआ था तो हमने 17/9 को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखा। उसके बाद फिर 18 को कौन कौन से क्वेश्चन और किस शिफ्ट में पूछे गए उन्हें देखा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 60 से आगे देखेंगे कि रेलवे ने किस किस तरह के क्वेश्चंस गति से पूछे हैं। उसके पहले के 3 वीडियो लेक्चर्स में हमने गति के सब्जेक्टिव पार्ट को पूरा कवर किया है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं, 3 सब्जेक्टिव के और 2 ऑब्जेक्टिव के, तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें, तब जाकर इस वीडियो को आप भली भांति समझ पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट को जब तक आप नहीं समझे हुए रहेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव करते वक्त आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। और इन 2 वीडियोस यानी ऑब्जेक्टिव के दोनों वीडियोस को देखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमने जितने न्यूमेरिकल्स इन दोनों वीडियोस में करा दिए हैं वैसे सभी न्यूमेरिकल्स को हम इस वीडियो में स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही मेरी एक सलाह है आपसे कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आए तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखें कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया है। इससे आपको अपनी तैयारी का अनुमान लगाने में सुविधा होगी। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 60वां क्वेश्चन छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ कुछ डेटा मिसिंग थे। तो आज पहले हम 60वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या है। सबसे पहली बात, शून्य वेग से शुरू होने वाली एक कार, तो u यहाँ हो जाएगा 0। 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, मतलब a है आपका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के साथ 2 मिनट गति करती है, यानी t बराबर 2 मिनट या 120 सेकेंड इसे लिखे तो कोई हर्ज नहीं होगा। कार द्वारा प्राप्त गति यानी कि v क्या होगा, गति का मतलब यहाँ है वेग से, जैसा कि हमने पहले भी कई बार देख लिया है। तो हमारे पास गति का समीकरण है v बराबर u प्लस at। अगर ये लगाए तो देखते हैं हम कि u यहाँ 0 है, a है 1 और t है 120 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा आपका 120 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। आगे देखें, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श से u वेग से टकराती है, मतलब अगर ये फर्श है तो यहाँ टकराती है u वेग से और पुनः उसी वेग से वापस उछल जाती है। तो चाल में होने वाला परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चूंकि चाल एक अदिश राशि है, इसे दिशा से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। तो अगर u वेग से टकराई है मतलब u इसका परिमाण है, तो चाल का परिमाण भी यहाँ u ही होगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर टकराई है ये फर्श पर। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर से आते वक्त भी u ही चाल है और ऊपर जाते वक्त भी u ही चाल है। तो परिवर्तन यहाँ u माइनस u बराबर 0 ही हो जाएगा और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि वेग में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए तो यहाँ अलग केस हो जाता। आप यहाँ देखते हैं कि ऊपर से जो आ रही है वस्तु, तो यहाँ इसका वेग अगर आप लेते हैं u, अगर आप इसे धनात्मक लें तो ऊपर जाते वक्त ऋणात्मक लेना होगा। लेकिन सामान्य जो चिन्ह परिपाटी है उसमें हम ऊपर से नीचे आते वक्त माइनस u लेते हैं और ऊपर जाते वक्त u लेते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें कि परिवर्तन कितना होगा तो हम देखेंगे कि u माइनस u यानी कि u माइनस माइनस प्लस u बराबर 2u हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वहां आंसर 2u हो जाएगा। लेकिन अगर चाल पूछा जाता है तो 0 होगा। आगे देखते हैं, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करे तो इसे कहा जाता है। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल मतलब 1 सेकेंड में, हर एक सेकेंड में 1 ही मीटर की दूरी तय करती है तो वस्तु की ऐसे गति को हम एक समान गति कहते हैं। और लेकिन अगर असमान दूरी तय करती है तो ऐसे गति को हम असमान गति कहते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लंबवत रूप से फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। तो अगर गेंद को फेंका गया और वो लौट कर 13.5 सेकेंड में आ जाती है तो ऊपर जाते वक्त सिर्फ इसे कितना समय लगेगा, ये अगर हम निकालें तो हो जाएगा हमारे पास t बराबर आधा समय लगेगा 13.5 बटे 2। तो हमें u निकालना है जिस वेग से इसे ऊपर फेंका गया था। g बराबर यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, आप इसे नोटिस कर लें। g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ भी दिया गया है। तो g बराबर हो जाएगा -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम अगर देखें तो उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग
शून्य होता है। तो अगर हम लगाएं यहाँ फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी, v यहाँ 0 हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर, u हमें निकालना है तो u ऐसा ही रह जाएगा, a यानी g ये हो जाएगा -10 और t हो जाएगा 13.5 बटे 2। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा 6.75। तो यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा u माइनस 67.5। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा u बराबर 67.5 मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। आगे देखें तो चाल, दूरी और समय के बीच सही संबंध है। चाल बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, और त्वरित गति के लिए ऐसी गति जिसमें त्वरण नहीं हो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल यानी स्पीड s बराबर हो जाएगा दूरी यानी डिस्टेंस बटे t। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को हमने पहले भी कर लिया है कि जैसे ही गति यानी कि स्पीड यानी कि चाल के साथ हम दिशा को जोड़ते हैं तो इसे हम वेग कह सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। आगे देखें कि विस्थापन की SI इकाई क्या है। विस्थापन एक तरह की लंबाई है, इसलिए इसकी SI इकाई भी मीटर ही होगा। निम्न में से कौन सा त्वरित गति का समीकरण नहीं है। इस समीकरण को देखें तो ये त्वरित गति का समीकरण है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये समीकरण त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो हमारा आंसर ये होगा कि ये त्वरित गति का समीकरण नहीं है। आगे देखें, डायस वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति यानी स्पीड यानी चाल मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ पर रेखा की ढलान क्या कहलाता है। हमने ग्राफ में देखा था कि इस तरह का कोई x अक्ष और y अक्ष अगर हो और ये वेग समय ग्राफ है अगर आपका, तो इसकी ढलान यानी कि tan थीटा ये बताता है आपको त्वरण का मान। अगर यही विस्थापन समय ग्राफ होता है तो उसकी ढलान से हमें वेग का पता चलता है। इस चीज को आप सब्जेक्टिव पार्ट में भली भांति समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। किसी भी पिंड को आप मुक्त रूप से गिरना तब कह सकते हैं जब इस पर केवल और केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो। सामान्य केस में हवा का प्रतिरोध भी वस्तु को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वस्तु काफी घनत्व वाली हो तो यहाँ हम हवा के घर्षण को नगण्य मान सकते हैं और सभी प्रैक्टिकल केस के लिए हवा में गिरने को भी हम मुक्त रूप से गिरना ही कहते हैं और मानते हैं कि यहाँ भी केवल गुरुत्व बल ही कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.4 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल, यहाँ भी देखिए वेग के लिए चाल का इस्तेमाल कर लिया गया है, तो वेग क्या होगा। यहाँ देखें तो t बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0.4 सेकंड, g बराबर दिया हुआ है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें v निकालना है और u हमारे पास चूंकि कोई वेग नहीं था प्रारंभ में तो 0 ही होगा। तो v बराबर हो जाएगा u प्लस gt। u है 0 प्लस -10 और t हो जाएगा यहाँ 0.4 सेकेंड। इसे अगर सॉल्व करें तो ये निकल कर आएगा यहाँ -4 मीटर प्रति सेकेंड और माइनस का चिन्ह सिर्फ ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि वस्तु का अंतिम वेग जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र बताता है। यानी कि अगर ये एक वेग समय ग्राफ है तो इसके अंदर का जो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ये क्या बताता है। हमने सब्जेक्टिव पार्ट में इस चीज को भली भांति समझ लिया था कि वेग समय ग्राफ के तहत का क्षेत्र हमें विस्थापन का मान देता है। अगर यही चाल समय ग्राफ हो तो ये दूरी का मान देगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी भीड़ भरी गली पर किसी कार की गति डायस का एक उदाहरण है। यह एक असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि असमान गति में हमने देखा था कि अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है जो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकेंड में मान लिया जाए कि ये 3 मीटर की दूरी तय कर लेती है, तो ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं, जहां बराबर समय अंतराल यानी 1 सेकेंड में अलग अलग दूरी तय कर रही है वस्तु। तो ऐसी गति को हम असमान गति कहते हैं। आगे देखें तो दी गई भौतिक राशि में क्या सापेक्ष नहीं है। मतलब कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जो कि सापेक्ष नहीं है। हम अगर देखें तो दूरी भी हम किसी फिक्स बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। यहां से मापेंगे किसी फिक्स बिंदु के सापेक्ष, तभी बता सकते हैं कि कितनी दूरी है। वेग भी वही हाल है कि अगर आपका सापेक्ष बिंदु है तभी आप विस्थापन निकाल सकते हैं, और विस्थापन अगर आपके पास रहेगा तभी वेग निकालेंगे, और वेग अगर आपका निकला हुआ है तभी त्वरण भी निकाल पाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों सापेक्ष है, मात्र समय एक ऐसी राशि है जो कि सापेक्ष नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डायस के बीच संबंध दर्शाता है। दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ
AT स्क्वायर। तो ये समीकरण हमें बताता है S यानी विस्थापन और T यानी समय के बीच का संबंध, और A चूंकि ये त्वरित गति के लिए समीकरण है तो ये तो हर समीकरण में होगा ही। इस तरह से हमारा आंसर होगा, विस्थापन के लिए यहाँ स्थिति का उपयोग किया जाता है और स्थिति का संबंध बताता है यह समय के साथ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धनात्मक त्वरण का अर्थ है। धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वहीं जैसे ही ऋणात्मक त्वरण हो जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु का वेग घट रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ वस्तु की गति निर्दिष्ट करती है। मतलब चाल के अलावा और कौन सी ऐसी राशि है जो कि वस्तु की गति यानी कि स्पीड को बताती है। तो हम जानते हैं कि चाल में सिर्फ दिशा मिला दी जाती है तो ये वेग बन जाता है। तो इस तरह चाल और वेग दो ऐसी भौतिक राशि है जो कि वस्तु के गति को निर्दिष्ट करती है। आगे देखें 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में दर्शाने के लिए उसे क्या लिखेंगे। हमने पहले देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम इसे सिर्फ 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये अगर यहाँ 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि 5/18 से इसे क्यों गुना करते हैं। देखिए लिखा हुआ क्या आया यहाँ 72 किलोमीटर और प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा नीचे है। अब इस किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो हम 1000 से गुना करेंगे और घंटा को अगर 60 से गुना करेंगे तो मिनट में, और इसको फिर से 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। 1 0 1 0 यहाँ 2 0 कट जाएगा, ऊपर 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा, इसलिए ये निकल कर आ जाता है। यहाँ से देखिए आप 72 गुना 5/18। इसीलिए हम हमेशा इस चीज को करने के बजाय सीधे इसे 5/18 से ही गुना कर देते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, यहाँ इसे आप वेग कर लें, फेंका जाता है। वह 10 मीटर ऊंची उड़ी उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करनी है हमें। यहाँ हमारे पास दिया हुआ u बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि इसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है तो ये धनात्मक होगा। h बराबर यानी s बराबर जो कि एक विस्थापन है, ये है 10 मीटर और ये भी नीचे से ऊपर की ओर है तो ये भी धनात्मक ही होगा। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय यानी t हमें निकालना है और हम जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर v बराबर होता है 0। g दिया हुआ नहीं है तो इसे आप लेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ लगाएं v बराबर u प्लस gt तो देखते हैं यहाँ भी हो जाएगा 0। u है हमारा 14 माइनस ये हो जाएगा 9.8 और t। अगर इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ हो जाएगा 9.8 t बराबर 14। t बराबर हो जाएगा 14/9.8। इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये निकल कर आता है 1.428 और इसे लिख सकते हैं 1.43 सेकेंड। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन में पानी गिरता है तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात करना है हमें। जी दिया हुआ है। यहाँ देखें अगर हम तो h बराबर दिया हुआ है 19.6 और चूंकि पानी को ऊपर से नीचे की ओर गति करनी है तो ये माइनस हो जाएगा। g बराबर दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि हमेशा ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ हमें भी निकालना है कि क्या होगा, और चूंकि पानी स्थिर अवस्था से गिर रही है तो u बराबर 0 होगा। अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। u बराबर 0 है तो u स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा। 2g का मान है -10 और h का मान है -19.6 मीटर। तो इस तरह से यहाँ v स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल कर आता है। g बराबर यहाँ दिया हुआ है 9.8। अगर इस तीनों को आप सॉल्व करें तो ये निकल कर आता है 384 पॉइंट समथिंग। तो अगर आप v बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 384.16 का रूट और इसका मान होता है 19.6। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड और ऑप्शन नंबर 2 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है मंदता का अर्थ है कोई वस्तु डाय से चल रही है। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु घटती हुई चाल से चल रही है। यहाँ चाल का उपयोग किया गया है जो कि वेग होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दिए हुए समय के समानुपाती हो तो वस्तु का डायस होगा। यहाँ देखें आप समानुपाती होने का क्या मतलब है। मान लिया जाए कि पहले सेकंड में वस्तु का वेग अगर 2 मीटर प्रति सेकंड था तो दूसरे सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तीसरे सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसी तरह अगर दोनों के बीच संबंध हो तो हम कहते हैं कि समानुपाती है संबंध समय और
वेग के बीच का, तो यहाँ अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, अर्थात वस्तु एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है। इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 30 केजी द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर हो उनका डाइस समान होगा। ऊपर से किसी भी द्रव्यमान और किसी भी दो प्रकार की वस्तु को अगर गिराया जाए तो उसका त्वरण समान होता है। ये और बात है कि हवा के घर्षण की वजह से आपको ये प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आप अगर इस चीज को निर्वात में करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में समान त्वरण ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाइस का उपयोग वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने के लिए और किसी दिए गए समय में इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई बिंदु यहाँ दिया हुआ है जो एक फिक्स बिंदु है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई वस्तु कहाँ है? तो इसका पता लगाने के लिए हमें दूरी और विस्थापन की आवश्यकता होती है। चाल से, वेग और चाल से, इन चीजों से आप वस्तु की अंतिम स्थिति का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है शून्य त्वरण का अर्थ है। शून्य त्वरण का अर्थ है कि वस्तु का वेग स्थिर है। अगला क्वेश्चन है अदिति 800 मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है। औसत वेग की गणना करनी है। मान लिया जाए कि यह वृत्ताकार पथ है। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो जिस बिंदु से चली थी अदिति उसी बिंदु पर आकर पहुंच जाती है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। तो समय जो भी लगा हो, हमारा औसत वेग ये 0 ही होगा। और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का त्वरण इसके डाइस में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। हम जानते हैं कि त्वरण वेग में इकाई समय में हुए परिवर्तन को हम कहते हैं। इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असमान गति का उदाहरण नहीं है? 800 मीटर की रेस में दौड़ता हुआ एक आदमी, ये बिल्कुल एक असमान गति का उदाहरण है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। एक पार्क में जॉगिंग करता हुआ व्यक्ति, ये व्यक्ति के मूड पर डिपेंड करता है कि वो तेज जॉगिंग करेगा या स्लो करेगा, इसलिए ये भी एक असमान गति का उदाहरण है। और भीड़ में भरी हुई कार, ये भी नहीं कह सकते कि कभी भीड़ ज्यादा हो गई तो कार स्लो हो जाएगी और कभी भीड़ कम हुई तो कार तेज हो जाएगी, इसलिए ये भी असमान गति का ही उदाहरण है। आप अगर देखें तो तीसरा ऑप्शन जो है, अगर वोल्टेज एक समान रहे, हम ये मान के चलेंगे, तो छत में लगे हुए पंखे के ब्लेडों का घूर्णन ये एक समान गति का उदाहरण होगा, अर्थात असमान गति का उदाहरण नहीं होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डाइस पर निर्भर नहीं करता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में भली भांति समझ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बता दें आपको कि नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर यह डिपेंड नहीं करता है। अर्थात आप 10 किलोग्राम का कोई वस्तु गिराएं या 20 किलोग्राम का कोई वस्तु गिराएं, इस पर एक समान त्वरण जी कार्य करेगा, जिसका मान की 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ हमने गति के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में, उन सब को कवर कर लिया है। हमने वैसे कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो कि एक ही तरह के पूछे गए थे, लेकिन अगर आप जाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप पाएंगे कि आप लगभग सारे क्वेश्चंस को भली भांति सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें कि इनसे फायदा मिल सकता है, अर्थात जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और फाइनली अगर आप अपने इस दोस्त के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोस और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोज की प्लेलिस्ट लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।